लोकसभा के जो सेक्रेटरीट है उसके काउंटर पर एक किताब बिकती है, उसका नाम है अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन। उसकी कीमत 1700 रुपए है। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा लगता है कि लोग उसको खरीदते नहीं है वहां पर जाने वाले, और ठीक से पढ़ते भी नहीं, अगर ले भी लेते होंगे तो। वरना इस तरह की जबान जो अब आम हो चली है और जो बहुत संजीदा बात है उस पर सभी को गौर करने की जरूरत है। सियासत अपनी जगह है, निजी हमले और वो भी इस तरह, इस हद तक जाकर के उसको किस तरह से देखा जाए, उस पर आवाम किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, और क्या ये टाइमिंग के साथ जानबूझकर किए जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। उस पर आवाम का क्या असर होता है, आवाम पर उसका क्या असर होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए इस पर बात करते हैं, और मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, सुलझा हुआ पैनल है, उनसे हम बात करेंगे। मैं उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। मैंने अपने साथ विवेक श्रीवास्तव जी को अपने साथ रखा है, जो कि सीपीआई के लीडर है। बहुत सुलझी हुई बात करते हैं, एग्रेसिव भी बोलते हैं, लेकिन बोलते सख्त हैं, ये मैंने देखा है, इसलिए उनको हमने आज रखा है। एडवोकेट आदिल हसन साहब मेरे साथ इस वक्त तशरीफ फरमा है। AIMIM के यूथ प्रेसिडेंट हैं वो, ये वही AIMIM हैं जिनके अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जबान हैदराबाद में उनकी रैलियों को सुनने के लिए खासतौर से लोग आते हैं, और वो कई बार बड़ी बातें बोल जाते हैं, और जो कई बार सुर्खियों में भी रहती हैं, उनसे मैं सवाल करूंगा, बात करूंगा। प्रिया चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर मेरे साथ इस वक्त तशरीफ फरमा है, बहुत ही सधा बोलती हैं, एग्रेसिव बोलती हैं। अनुराग वर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ सुलझे हुए शख्स हैं। अनुराग वर्मा जी से मैं बहुत सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर मोहम्मद मारूफ हुसैन साहब को भी हमने स्टूडियो में बुलाया है, जो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट है। सर खैर मकदम है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। एक तो इस प्रोग्राम का जो तरीकाकार वो है कि पहले 2 मिनट में आपको अपनी बातें रखनी है। तो आज का जो मुद्दा है उस पर मैं सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी का मौकिफ लेना चाहूंगा। 2 मिनट। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बयानबाजी चल रही है, अलग अलग घटक दल, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, इनके नेता एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, भद्दी भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मूल कारण इसका क्या है? इसका मूल कारण यह है क्योंकि एक ऐसा टाइम था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में उन्हीं के खिलाफ जब एक बढ़िया भाषण दिया, तो शाम को एक बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की पीठ थपथपाई, ठीक है, और बोला वेल डन। लेकिन आज का पॉलिटिकल कल्चर अगर आप देखेंगे तो जो रूलिंग पार्टी है वो किसी भी चीज तरीके से ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है, ऑपोजिशन से बातचीत नहीं करती है, ऑपोजिशन से कंसल्टेशन नहीं लेती है। 10% रिजर्वेशन के बिल को आप ले लीजिए, उसके पहले की बातों को आप ले लीजिए, तो जब एक तरीके से एक आइसोलेशन का वातावरण बढ़ेगा तो कटुता बढ़ेगी। तो ये बहुत जरूरी है, ये रूलिंग पार्टी एक इनिशिएटिव ले जिसके अंदर एक डायलॉग, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आना जाना और कंसल्टेशन इन रूलिंग द गवर्नमेंट। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ रूलिंग पार्टी से कंसल्टेशन लें। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बार फोन करते थे लेफ्ट फ्रंट के नेताओं को, हमारा मौक़िफ़ जानते थे, रिस्पेक्ट देते थे, बुलाते थे प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के अंदर। तो जब तक ये बेसिक कल्चर आप नहीं चेंज करेंगे, इंटरैक्शंस को नहीं बनाएंगे, जबानें फिसलती रहेंगी। ये आर्टिफिशियली आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आर्टिफिशियली एक नेता थोड़ा बहुत बात को करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कटुता है तो वो निकलेगी। तो बेसिकली अगर हम रूलिंग कल्चर को, ऑपोजिशन के कल्चर को, अपने इंटरैक्शंस को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रीमलाइन करके ढंग से अगर करेंगे तभी ये चीज देखिए सामने आएगी। दूसरी बात, अब आजकल जब हम जो डिबेट्स का एक हमारा न्यूज चैनल्स पे कल्चर है, दूसरा जगह जगह पे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखिए आजकल सहाफी जाते हैं और बातचीत चलती है, तो इतना अग्रेशन और इतना कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो चुकी है कि चुनाव जीतने के लिए और अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए लोग अपनी ही पार्टी की जो आइडियोलॉजीज है उससे कॉम्प्रोमाइज भी करने लग गए हैं। आप जाति का मुद्दा उठाएंगे, आप राजनीति करेंगे, आप धर्म की राजनीति करेंगे, कोई राम मंदिर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कंट्री फर्स्ट जब तक आप नहीं लाएंगे अपने अंदर, ठीक है, तो तब तक बात नहीं बदलेगी। सोशल मीडिया ने भी इसमें बड़ा किरदार निभाया है, और जो तमाम सियासी जमातों की जो IT सेल होती हैं वो सोशल मीडिया में भी बहुत सारी चीजें प्लांट करवाती हैं, इस तरह की लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कराती है, ये भी देखा गया है। चलिए मैं डॉक्टर मोहम्मद मारूफ हुसैन साहब की तरफ जाऊंगा। मोहम्मद मारूफ हुसैन साहब, 2 मिनट में आपको अपनी बात रखना है। राहुल गांधी अरुण जेटली साहब की बीमारी को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर वो सांसद BK हरिप्रसाद साहब को नहीं डांट रहे हैं या उनके लिए एक शब्द नहीं कह रहे हैं। अपनी पार्टी के दूसरे लोगों को जो इस तरह की जबान बोलते हैं, कभी उनके खिलाफ खुलकर बोलते दिखते नहीं है। कैसे हम इसको देखें फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जी सलाम को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत ही जो बर्निंग एक इशू था, और जिससे कि आज देश सुन के और आज जो कुछ भी हो रहा है वो चीज पूरा मुल्क महसूस कर रहा है। आपके पार्टी के लीडर ने कहा, और जहां तक कांग्रेस की बात है,
तो जनाब मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो कल्चर है, जो हम लोगों ने सीखा या हमारे पूर्वजों ने सीखा, इस बात के अगर पार्टी को मौकिफ में रखना चाहता हूं तो मैं साफ तरीके से ये कहता हूं कि ये कभी भी कांग्रेस के कल्चर ने या कांग्रेस के पदाधिकारी ने या कांग्रेस के संविधान ने इस बात की कभी इजाजत भी न दी और न इस तरह के हम लोगों को कभी भी ट्रेनिंग दी गई या इस चीज को सराहा गया। ऐसी बातें करके बाहर करके फिर बाद में ले लिया गया। जी जी बिल्कुल, वो हादसा याद होगा और सबको देखा गया है। लेकिन जिस हिसाब से सजा की बारी आती है तो राहुल गांधी जी कभी सजा के बाद ले भी तो लिया गया ना। हाँ, फिर इसके बाद ही तो हिम्मत बढ़ती है। चलिए आप बोल लीजिए पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल, सजा का एक पैमाना भी होता है कि उनकी गलतियों के हिसाब से उनके सजा की मुद्दत भी होती है। तो उस मुद्दत के हिसाब से जब किसी को एहसास हो जाए कि ये जो हमें जितनी बड़ी भी हमने गलती की या जितनी बड़ी भी वो चीजों का सजा मिला। दूसरी बात मौकिफ के ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत अगर देखा जाए कि जो पिछले 5 साल में, जनाब मैं बता रहा हूं कि पिछले 5-7 साल में जो हालात खराब हुए हैं, और ये नहीं कि सिर्फ सियासी लीडरों के, ये हम अगर मीडिया में भी जाएं तो अभी जो हमारे चतुर्वेदी साहब कह रहे थे, ये बहुत गंभीर बात कह रहे थे कि यकीनन हमारे दोनों तरफ से कि लोग जैसे कि घबराहट, कई बार ऐसा होता है कि हार्ट के पेशेंट देखना टीवी के पास से हटना ज्यादा महफूज समझते हैं अपने आप को। हमारा ये कहना है कि ये शुरुआत जो दिन ब दिन हम किसी भी सियासी पार्टी पे ये इल्जाम नहीं लगाने जा रहे हैं कि आपने ऐसा किया तो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा किया तो आपने ऐसा किया, ये बात नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन हम इस मोड़ की तरफ जाते हैं कि यकीनन जो हमारी गंगा जमनी तहजीब थी, जब तक हम तहजीब के दायरे से नहीं जुड़ेंगे, ये मतलब तहजीब की कमी है, किसी में भी संस्कृति की कमी है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के वक्त हम देखते हैं कि सारी संस्कृति, सारी तहजीब ताक पे रख दी जाती है और उसके बाद तो जो सियासी हमले होते हैं पर्सनल होने लगे हैं और इस तरह की जबान। चलिए मैं आपसे और बात करूंगा सर। मैं प्रिया चौधरी जी की तरफ जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की लीडर है। प्रिया जी क्या कहेंगी? आपकी पार्टी का कहना है माफी मांगे राहुल गांधी। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, माँ लेगी चर्च में फेरे, बेटा पंडित कहलाएगा। धर्म बदला, जाति बदली, बदल दिया गोत्र, दादा गए कब्र में, ब्राह्मण बन गया पौत्र। जनेऊधारी कश्मीरी पंडित दत्तात्रेय गोत्र वाले राहुल गांधी के नेतृत्व में, विशेषकर कांग्रेस पार्टी में, और इसमें गठबंधन भी शामिल है, इतना दिवालियापन हो गया है, वैचारिक दिवालियापन, कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करने के लिए आज मजबूर हो गए हैं। ये जो सुअर वाला हमने फ्लू अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया, इसके अलावा भी आपको कुछ बयान पढ़ के सुनाना चाहूंगी मैं, इनके पुराने बयान, जो इन्होंने कहा ना कि हमारे कल्चर में ये चीजें नहीं हैं, आपके कल्चर में ही ये चीजें हैं, और उस कल्चर का उदाहरण मैं आपको अभी दूंगी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री गद्दाफी, मुसोलिनी और हिटलर जैसा बिहेव करते हैं। राहुल गांधी ने कहा जवानों के खून की दलाली प्रधानमंत्री करते हैं। राशिद अलवी ने कहा मोस्ट स्टूपिड पीएम, मोस्ट स्टूपिड पीएम। सोनिया गांधी ने कहा जहर की खेती करते हैं, मौत का सौदागर है। इसके अलावा मनीष तिवारी ने दाऊद इब्राहिम से तुलना कर दी। ये औरंगजेब के फॉलोवर, ये बाबर के फॉलोवर, ये बताते हैं कि किस किस से तुलना हो रही है। मनीष शंकर अय्यर ने कहा लहू पुरुष की उपाधि दी। रेणुका चौधरी ने तो इनको वायरस ही बता दिया, वायरल बुखार की बात हो रही है ना, वायरस ही बता दिया। जयराम रमेश ने भस्मासुर कहा, जबकि ये खुद भस्मासुर और मां दुर्गा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। गुलाम नबी आजाद ने गंगू तेली से नवाजा, और गंदी नाली का कीड़ा बीके हरिप्रसाद ने फिर से कहा। तो कुछ और बयान बताऊंगे आपको। मणिशंकर अय्यर ने एक बार उन्हें नीच आदमी कहा था, जिसकी वजह से पार्टी से निकाला, फिर वापस ले लिया था उन्हें। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी जो कहते हैं डैश भक्तों की पार्टी डैश, इस डैश में आप कोई भी गाली फिट कर लीजिए, आसानी से हो जाएगी। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का कल्चर है। आप कैसे कह रहे हैं, आप कैसे मानते हैं कि हमारी पार्टी में ये सब नहीं हो रहा है? ठीक है, आपने समझा दिया। ठीक है, समझाऊंगा आपके पास। आपने कांग्रेस का कल्चर समझा दिया, अभी मैं बीजेपी का भी कल्चर समझने की, सांस्कृतिक जो उनकी चाल चरित्र और चेहरा है वो भी समझने की कोशिश करूंगा प्रिया जी से और बाकी लोगों से भी। उनकी आईटी सेल क्या क्या नहीं करवाती है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल करती है सबसे बेहतरीन तरीके से, वो भी सब लोग जानते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, जरा सियासी लीडरों से बात कर लूं। अनुराग जी फिर आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। एडवोकेट आदिल हसन साहब 2 मिनट में अपनी बात रखिए।
सबसे पहले बीजेपी का चाल चरित चेहरा तीनों पूरी दुनिया जानती है। नकाब है, गिरिराज सिंह पाकिस्तान भेजते हैं, अमित शाह पानीपत की लड़ाई भेज देते हैं, नरेंद्र मोदी बोलते हैं रास्ते में पप्पी आ जाता है तो ये होता है। अरे बीजेपी रामजादे हरामजादे बीजेपी के लीडर बोलते हैं, बीजेपी कभी उसको रोकती नहीं है। गिरिराज सिंह हर दिन पाकिस्तान से जोड़ते हैं, बिरयानी नरेंद्र मोदी खाते हैं, दोवाल का बेटा जाके पाकिस्तान से बिजनेस करते हैं, अफगानिस्तान से प्लेन उड़ता है, नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर जाते हैं, जाके पठानकोट इनके राज में होता है। बीजेपी किस मुंह से बोलना चाहती है? बीजेपी का तो ऊपर से नीचे तक इतिहास है कि बीजेपी तो खुला छूट देती है। इनका जो एमपी है खुला, वो जो स्वामी जी हैं वो खुला बोलते हैं, गिरिराज सिंह खुला बोलते हैं, संबित पात्रा को आप टीवी में देख लीजिए, आपको टीवी से सिर दर्द हो जाएगा, हर दिन वो क्या बोलते हैं। गिरिराज सिंह, संबित पात्रा हो या बीजेपी, नरेंद्र मोदी खुद क्या बोले, अमित शाह खुद क्या बोलते हैं। बीजेपी के पास कुछ ऐसा चीज नहीं बचा है जो बीजेपी बोल सकती है। अब बीजेपी को तो चाहती है कि क्योंकि 15 लाख नहीं दे पाए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, रोजगार नहीं दे पाए, घुसपैठी हर दिन घुस रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, हर काला धन नहीं लाए, ना दाऊद इब्राहिम को लाए, ना कुछ ऐसा, महंगाई घटी। बीजेपी हर तरफ से, बीजेपी चाहती है अटेंशन डाइवर्ट हो। बीजेपी का तो यही सब मुद्दा है कि बीके हरिप्रसाद क्या बोले, फलना प्रसाद क्या बोले। बीजेपी अपना चरित्र देखे ना, कि खुद नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में माफी मांगना पड़ा था। वो जो इनकी मंत्री है, जो मंत्री के चलते नरेंद्र मोदी को माफी मांगना, बीजेपी कभी चेक एंड डाउन किया क्या? मॉब लिंचिंग किसके राज में हो रहा है? बीजेपी, इनका मंत्री जयंत कुमार जाके माला कौन पहना रहा है? जयंत कुमार को कौन माला पहना रहा है? बीजेपी किस मुंह से बात करती है? प्रिया जी बीच में मत बोलिए, बीजेपी किस मुंह से इस देश में बात करती है? बीजेपी 31% वोट लेके सोचती है 100% पे राज करेंगे। इनको पता चल जाएगा, अभी हारे हैं तेलंगाना। अब तेलंगाना में इनका राजा सिंह क्या बोलता है? सुबह से शाम तक जहर उगलता है। बीजेपी कभी चेक एंड डाउन नहीं करती, इसलिए तेलंगाना की आवाम ने बीजेपी को एक सीट पे ला दिया। अब विधानसभा में ऑफिस भी खाली हो गया बीजेपी का, विधानसभा में जो ऑफिस था वो भी खाली हो गया, एक एमपी नहीं है। तो बीजेपी का दोहरा मापदंड है, देश भी जानती है, और इंशाल्लाह 2019 में इनका विदाई तय है। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास और प्रिया जी से इन तमाम सवालों के जवाब भी लूंगा। प्रिया जी, पूरा मौका आपको मिलेगा। अनुराग वर्मा जी, 2-2 मिनट में आपने तमाम बातें सुन ली। यहां एक ऐतराज खास तौर से, अच्छा हमारे साथ एक और हमारे साथी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अपना मौक़िफ़ रखिए। जी क्या मैं बोल सकता हूँ? जी जरूर जरूर, आपको सुन रहे हैं सर। मैं अभी बहुत देर से सुन रहा हूँ इस डिबेट को। इस डिबेट का जो मेन मुद्दा है वो तहजीब है मेरे ख्याल से, जिसको हम लोग भटक रहे हैं। हमारी बहनियां प्रिया जी बैठी हुई है, बात कर रही थी अभी तहजीब की, कौन कौन क्या क्या बोलता है। बस थोड़ी सी बात रखूंगा, उसी से समझ में आ जाएगी। दरअसल बच्चों में जो तहजीब आती है ना, वो अपने बड़ों से आती है कि वो बड़ों से क्या सीखेंगे। और देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति के बाद जो जनता के बीच रहता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, जो आजकल नरेंद्र मोदी है। मुझे नरेंद्र मोदी जी का वो बयान आता है जो उन्होंने सदन में खड़े होकर के रेणुका चौधरी के बारे में बोला था, जब उन्होंने रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना रावण की बहन सुरपंखा की हंसी से कर दी थी। जी तो आप जो है उससे अगर देखना शुरू करेंगे कि जो देश का सबसे बड़ा व्यक्ति जो अपने आप को कहते हैं, उसके बाद कोई देश के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी जबान देखिए। जो उत्तर प्रदेश के खासतौर से मुख्यमंत्री हैं उनकी तो जबान ही बिल्कुल माशाल्लाह है, वो तो कब्रों से निकाल करके लोगों के साथ क्या क्या कर दें उनका कुछ वो ही नहीं है। इसके अलावा इनके पास एक और ब्रांड एम्बेसडर भी है जबान का, जिसका नाम है बिप्लब देव। वो तो मास्टर है इस काम के। उनका हर तीसरे दिन एक बयान ऐसा आता है, मुझे समझ में नहीं आता है वो घर पर कैसे रहते होंगे। ऐसे ना जाने कितने बयान है कि उन्होंने डायना हेडन को नहीं छोड़ा, तो हिंदुस्तान की तो बात क्या है। जो आज का जो मुद्दा है, जो बयान दिया गया है अमित शाह की बीमारी के बारे में, तो बीजेपी हमेशा से एक राग जो है अलापती आ रही है कि हिंदी हिंदू हिंदू राष्ट्र। तो जो बयान दिया गया उसमें कोई बुरी बात तो कही नहीं गई। उन्होंने स्वाइन फ्लू को उसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में सिर्फ। अब आदमी अगर फीवर कहे, फीवर की जगह बुखार कह दे, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? अगर उन्होंने कह दिया उसको कि वो उनको जो है वो सुअर का जुकाम हुआ है, हालांकि मैं मानता नहीं कि इस तरह की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में अच्छे लगते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में अच्छे लगते हैं। तो जो अच्छे लगते हैं वही इस्तेमाल करो, लेकिन अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो इनको जो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहां पे इनको लगने लगता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हुआ है। लेकिन वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके लिए अपमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कहते हैं कि ये चुनाव नहीं है, जंग है पानीपत की, अगर जीतना है तो इसमें लड़िए। ठीक है सर, आऊंगा शहजाद आलम साहब आपके पास भी आऊंगा। बहुत अच्छी बात आप कर रहे थे। मैं अब जाऊंगा अनुराग वर्मा जी के पास। अनुराग वर्मा जी, बात तहजीब की है, ये ट्रांसलेशन की तो ठीक है, लेकिन इस तरह की बात किसी भी बीमार के लिए, और इस तरह की बात की ये श्राप है और ये तो और हो जाएगा, ये हिंदुस्तानी तहजीब हमारी संस्कृति के भी खिलाफ है। कोई भी बोले इस तरह की बात, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आज से हम
5 साल 10 साल 15 साल पहले देखें, जो भारतीय राजनीति की जो खूबसूरती थी, जो यहाँ के लोकतंत्र की जो ब्यूटी थी, वो विचारों का मतभेद कुछ भी हो, कभी आपसी वैमनस्यता या आपसी कोई मनमुटाव किसी नेता का किसी के साथ नहीं होता था। मंच पे वो लोग एक दूसरे के पार्लियामेंट के में वो लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, बाहर निकल के बाहर चाय पीते थे, और एक कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे वैचारिक स्तर पे या आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे दोनों की दोस्ती होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये जो सहनशीलता का भाव है वो एकदम खत्म हो गया है। और ये मैं किसी पर्टिकुलर सरकार को लेके नहीं कह रहा हूं कि फलाने व्यक्ति की वजह से हो गया या उसने, ये ओवरऑल चेंज आया है पिछले 5, 10, 15 सालों के अंदर। आप ये देखिएगा, हर किसी ने आप सभी दलों के प्रतिनिधियों से आपने पूछा, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने ये नहीं किया, सबने ये कहा कि उसने वो किया, उसने वो किया। यानी हर किसी ने दूसरे दल के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया। किया सबने है, क्यों किया सबने किया, किसी ने, यहां जितने बैठे हैं सब जी, भाजपा ने किया, कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बढ़ के किया होगा। किसने नहीं किया? आप इस हम्माम में सभी एक जैसे हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। अगर इसमें कोई ये कहे कि हाँ हमने गलत किया, हम माफी मांगते हैं, तो बात समझ में आती है। यहां सबने कहा जी हमने किया वो इसलिए किया कि भाजपा ने किया, भाजपा ने कहा हमने इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस ने किया, कांग्रेस का नहीं जी वो तो सपा ने किया। आपने खुद क्या किया? और ये जो है, ये हमको ये राजनीति का जो लोकतंत्र का बुरा स्वरूप देखने को मिल रहा है, ये बहुत हानिकारक है। इसको कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, सबको मिलजुल के इसको समझाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है, एक चीज मैं 10 सेकंड और लूंगा, ये जो सबसे बड़ा इसका मुझे मुद्दा क्या लगता है कि ये जो नेता हैं, जो कभी शायद खबरों में नहीं आते हैं, कहीं सोशल मीडिया में दिखाई नहीं देते, ये खबरों में आने के लिए भी जानबूझ के ऐसे ही काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी, ये एक बड़ी बात है, कहीं ना कहीं खबरों में आने की कोशिश है। लेकिन ये जो तरीका है, इसको आवाम किस रूप में लेती है, देखती है, इस पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ है। ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो हम पिछले कई सालों से देख सुन रहे हैं, उस पर चर्चा भी होती है। और अब सोशल मीडिया पर यह और ब्रॉड तौर पर हो गया, और अब तो गालियां खुलेआम बरसती हैं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें। तो मेरा सवाल भी यह है कि क्या फिर हम इस तरह का मन मूड बना चुके हैं इस तरह के हालात के लिए, और ये हमारे लिए कुछ नया नहीं होता है, ये बहुत आम बात होती है। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। चलिए विवेक श्रीवास्तव जी के पास आता हूं, बाकी लोगों के बाद चलता चलूंगा मैं। विवेक जी, जो मैं बात कह रहा हूं, क्या हम इन तमाम चीजों के लिए तैयार हो गए? अब जैसे बीके हरिप्रसाद साहब ने ये बात करी, इसको बिल्कुल गलत हम तमाम लोग कह रहे हैं, और ये किसी भी तरीके से अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस पर भी अब 3-4 दिन बहस होगी, तो ये क्या कहीं ना कहीं अपने आप को प्लेटफॉर्म में वापस लाने की कोशिश होती है? और इस तरह की बातों से अब हमारे समाज को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये भी इसका एक पहलू है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये स्लिप ऑफ टंग्स जिसको हम कहते हैं, नोइंगली और अननोइंगली दोनों, ये हो रहा है, सारी पार्टियां कर रही हैं, और ये गलत भी है। अब जैसे कि आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया, ये जो सोशल नेटवर्किंग चल रही है हम लोगों की आज की, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इस पे क्या हो रहा है। तो मैंने साहब जो है, मैं जब आपके चैनल पे आने लगा तो मैंने अपना ट्विटर अकाउंट रीएक्टिवेट किया, और उसके बाद एवरी टाइम दैट आई एम कमिंग एंड आई एम ट्राइंग टू स्पीक, तो अचानक एक पूरी ट्रोल आर्मी की आती है, और वो मतलब वो भद्दे शब्दों का प्रयोग होता है। रवीश के ने एग्जाम्पल दिया चैनलों के ऊपर, उन्होंने बोला कि साहब मुझे अपना ट्विटर अकाउंट बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरी मदर हैं, और इन्होंने मुझे तो छोड़ो, इन्होंने मेरी मदर, फादर और मेरी वाइफ किसी को नहीं छोड़ा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास आ रहे हैं। तो इनटॉलरेंस इन द सोसाइटी कॉमन मैन के अंदर भी इंक्रीज हुई है। आप एक दूसरे को झेलना ही नहीं चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज इसको इंस्टिगेट भी करती हैं कि अब हम कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, हमारा मंदिर मस्जिद से लेना देना नहीं, हम कह रहे हैं साहब कोर्ट को फॉलो करिए, हम आपके मंदिर पर, तो अरे तुम मंदिर को, यू टारगेट मी, यू आर सेइंग तू कैसा हिंदू है जो कि राम मंदिर के खिलाफ बोल रहा है। तो हमको जो है साहब सिर्फ इसलिए कि हम कह रहे हैं कोर्ट का इस्तेमाल करो, इस देश के अंदर 14% मुसलमान है, आप जो भी बनाइए, लेकिन मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेके बनाइए, हम कहते हैं। तो इसके लिए हमें एंटी राम मंदिर एक आप करार दे देंगे, और हमारे पास गालियां और थ्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक इतनी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो चुकी है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो चुकी है। हाँ, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स भी है, जाति के आधार पर भी है, हर आदमी जीतना चाहता है। वो जीतने की दौड़ में
वो क्या कह रहा है, वो अपने ओपोनेंट को इंसान मानना भूल चुका है। ये बड़ी बात है। रेणुका जी, प्रिया जी, माफ कीजिएगा, प्रिया जी, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक होती जा रही है। एक बात ये निकल कर आ रही है, आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगा। और एक बार किसी ने जो है किसी मेंबर पार्लियामेंट की हंसी की तुलना किससे की थी वो भी आप जानती हैं। तो ऐसा नहीं है जो आपने शुरू में कहा कि सारी एक सियासी जमात करती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दाग आप लोगों के ऊपर भी हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों की तरफ से भी हैं। किरण खेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो संसद में बैठी किसी से इशारों में कुछ बात कर रही हैं। वो कांग्रेस पार्टी के आईटी विभाग की तरफ से वायरल किया गया है, तो उसकी भी तुलना एक बार कर ली जाए। और 1 बाय 1 हर किसी का आंसर देना चाहूंगी। अटल बिहारी जी का जिक्र किया गया। अटल बिहारी जी तो इंदिरा जी को बहुत ज्यादा सम्मान देते थे, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी वैसा ही सम्मान देती है? कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के, और वो भी देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना एक महिला के पीछे छुप गया। अरे वो महिला बता तो दीजिए कौन है? रक्षा मंत्री है। प्रिया पप्पू शब्द किसने कॉइन किया? रक्षा मंत्री। प्रिया पप्पू शब्द किसने किया? तो ये आप इसको देखिए, प्रिया कुछ डिस्कशंस आप पार्टी के ऊपर उठिए। प्रिया जी, मेरी सिर्फ इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ डिस्कशंस को पार्टी प्लेटफॉर्म से ऊपर सोचिए। हर चीज प्रिया पार्टी के हिसाब से नहीं होता। सवाल समझिए, प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान जाके अपने देश की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, अपने देश का दम दिखा के आए कि कि सीधे पाकिस्तान में लैंड कर सके। और प्रिया जी, उन्होंने सर देखिए, हम अपने सब्जेक्ट से प्रिया साहब एक चीज बता देता हूँ, भटक रहे हैं सर, अगर जुबान फिसलती तो इनाम मिलता है, और कांग्रेस में अगर जुबान अगर फिसली तो उन्हें सजा मिलती है। आप एक बता दीजिए कि अगर जुबान फिसली हो आपके सियासत में, अगर आपने इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। साक्षी महाराज हो, साक्षी महाराज हो, गिरिराज सिंह जी हो, कई इस तरह के बयान आए, लेकिन हमने देखा नहीं कि कभी बहुत ज्यादा टोका टाकी हुई। प्रिया जी, सवाल का जवाब दीजिए। एक शख्स का आप नाम बता दीजिए जिनको भाजपा ने भाजपा ने सजा दिया हो। आपका क्वेश्चन मारूफ साहब सुन लेते पहले हुआ है, 1 बाय 1 आ रही हूँ हर एक पे। आपने कहा कि प्रधानमंत्री पहुंच गए इस्लामाबाद पहुंच गए, तो वहां पाकिस्तान में पहुंच गए, पाकिस्तान में उतर गए, दम दिखा दिया ना पाकिस्तान को अपना, सीधे जाके उतर गए ना, वहां पे जाके अपने देश की बेइज्जती। चर्चा होती है, बहुत चर्चा होती है। आज हमारा टॉपिक क्या है? सरकार में टॉपिक पर की जाए। चुनाव प्रचार अपने दम पर ही अपने देश में कर रहे हैं। पाकिस्तान से कोई चुनाव प्रचार करने के लिए आऊंगा। आदिल हसन साहब, आपकी पार्टी के छोटे नवाब के बारे में बात कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि हमारे वोट बढ़ बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और ना ये माहौल देश में क्रिएट किया है, ना ये माहौल देश में क्रिएट किया है बीजेपी ने कि वो ये कह सके कि 2 घंटे के लिए पुलिस हटा दीजिए, बता देंगे हिंदुओं को क्या होता है। इस तरह के बयान कोई बीजेपी। चलिए, प्रिया के सवाल के साथ ही आदिल हसन साहब की बात जाता हूँ। प्रिया जी, आपके सवाल के साथ ही जा रहा हूँ। अब सुन लीजिए ना, प्रिया जी सुन भी तो लीजिए। आदिल हसन जी, जो प्रिया जी ने सवाल किया, आप लोगों ने भी तो कोई कम बातें नहीं की हैं। आपकी AIMIM, हमने देखा कर्नाटक इलेक्शन के दौरान भी बहुत बड़ी बड़ी बातें, और सीधे तौर पर वजीर आजम को टारगेट करना, और आपके जो सपोर्टर्स होते हैं वो बड़े खुश होते हैं जब आपकी पार्टी के अकबरुद्दीन साहब जिस तरह की बातें करते हैं। और उनका वो बयान तो काफी मशहूर हुआ, और उसके बाद उनको हिरासत में भी लिया गया था। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत साफ आपका दामन है। मेरे ख्याल से तो ये कोचिंग सेंटर चला सकते हैं इसका। सुनिए जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता को रेप का थ्रेट दिया प्रधानमंत्री, ट्वीट का उसको फॉलो करते हैं ट्विटर पे। निर्मला सीतारमण ट्वीट को उसको फॉलो करती हैं। उसके बाद आप विजय पीयूष गोयल फॉलो करते हैं। बीजेपी के नितिन गडकरी, बड़े बड़े बीजेपी के केंद्र मंत्री फॉलो करते हैं। बतला दीजिए बीजेपी आज तक क्या की? बीजेपी इनका राजा सिंह हैदराबाद में क्या से क्या बोलता है, बतला दीजिए बीजेपी क्या की? गिरिराज सिंह पर क्या की? गिरिराज सिंह क्या किए? केस चल रहा है, लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड। आपने चैन क्यों है? लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड। वरुण गांधी पर आपने क्या किया? वरुण गांधी को हुआ बीजेपी बतलाए क्या करेगी? वरुण गांधी बोले थे हाथ काट देंगे, बीजेपी बतलाए क्या करेगी? हर दिन गिरिराज सिंह जहां सुनते हैं बताइए, कोर्ट पे चल रहा है हिंदुस्तान की अदालत में भरोसा है। तेलंगाना इलेक्शन और क्या लहजा उनका रहता है वजीर आजम के लिए? क्या लहजा है? तो फिर जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातों पर आपको एतराज नहीं होना चाहिए। वजीर आजम
ट्विटर को फॉलो क्या इस डिस्कशन को सुनिए और वजीर आजम ट्विटर फॉलो बोलने दीजिए ऐसा 50। अरे सुनिए पहले आप, मेरे ख्याल से इस डिस्कशन को पार्टियों का रंग देना बंद करिए। इस हमाम के अंदर हम सब खड़े हुए हैं, ये डिस्कशन पार्टी के ऊपर करो, ये इस डिस्कशन को पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर करो। ठीक है, ठीक है आदिल साहब, बीजेपी सोचे पहले बीजेपी ठीक है आदिल साहब, देखिए अगर हम लोग भी आदिल साहब सवाल ये है, हम लोग भी आज आदिल साहब सवाल ये है, अगर हम लोग भी उसी आदिल साहब मुझे आपकी आवाज मैं अच्छा तुम इनकी आवाज दबाइए, जवाब मिलेगा। बड़ा सवाल ये देखिए, आप एक दूसरे पर पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे तो ये चर्चा ऐसी ही चलती जाएगी। जो बात अनुराग जी ने शुरू में कही कि इस हमाम में सब एक जैसे, हमें तो उसका हल तलाशना है, इस तरह के हालात न बने, इस तरह के हालात न बने, उस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं एक बार फिर शहजाद आलम साहब के पास जाऊंगा। शहजाद आलम साहब, आपकी सियासी जमात की बातें भी आप जानते होंगे, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात फिर वही आएगी जो आदिल साहब कह रहे हैं कि उसने भी तो ये कहा था। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि यहां से कौन सा रास्ता सबको पकड़ना चाहिए? तमाम लोग 2019 के इलेक्शन में जा रहे हैं, एक सदी हुई बात कीजिए, जो सुलझी हुई बात हो, जो कोई रास्ता लेकर आए, उस पर बात कीजिए। नहीं देखिए, मैं अब पिछले 5 मिनट से आप डिबेट देख रहे हैं कि कितना टॉलरेंस है आपस में, एक दूसरे की बात सुनने को हम यहीं पे तैयार नहीं है, तो बाकी जगह पे क्या है वो जाहिर सी बात। हाँ। ठीक है, जो गंभीर बात है ना, मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था कि महाराष्ट्र में एक 7 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए जला दिया गया केरोसिन डाल के कि उसकी बकरियां किसी के घर में चली गई थी। देश के हालात मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, इसको देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और इसका सिर्फ एकमात्र तरीका है कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, जो भी इस तरह की बयानबाजी करे उसको बाहर निकाल के खड़ा कर देना चाहिए। पार्टी में उसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो बीजेपी के सांसद हो, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं। अगर मैं इस तरह की बयानबाजी करता हूं तो मुझे भी बाहर खड़े कर देना चाहिए, क्योंकि हम सबसे ऊपर देश का माहौल है, इस बात को सोचना चाहिए। अभी हमारी बहन एक बात कर रही थी कि महिला के पीछे छिप गए और महिला के पीछे नहीं छिपे, इस पे जो बात चल रही थी, लेकिन सवाल इस चीज का उठता है, फिर वहीं घूम फिर के आती है कि घर की जो तहजीब होती है वो बड़े से होती है। जब देश की, जिसको आप कहते हैं ना, देखिए जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब संसद में पहली बार गए तो उन्होंने वहां पर माथा टेका। आपको शायद याद होगा, सारे नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि वो वहां पर गए, उन्होंने सर झुका के माथा टेका, सजदा किया और उन्होंने कहा कि ये देश का राजनीतिक मंदिर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उसी राजनीतिक मंदिर में जाकर के एक महिला की तुलना सुरपंखा से कर देते हैं, समझ रहे हैं, और पूरा देश उनको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये देश के दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं। लेकिन करते हैं तब तो आपने कोई बयान नहीं दिया था। नहीं, वो भी गलत है। अगर वो भी गलत था, अब बात सुनिए, वो भी गलत था, उसको कौन जायज है? अब मेरी बात सुन लीजिए, आप अगर सुन सकते हैं तो मैं बोलूं, अदरवाइज अगर आपको अपनी बात कहनी है तो आप कहिए। फिर शमशान और कब्रिस्तान, अगर आपको बात सुननी है 1 मिनट सुन लिए, नहीं तो फिर आप बोल तो प्रधानमंत्री आदिल साहब ठीक है, आदिल साहब ठीक है, ठीक है। बीजेपी ये यहाँ पे प्रिया साहिबा, यहाँ पे सिर्फ एक तहजीब एक करके ये को नुकसान, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, देश नुकसान किनका हो रहा है? नहीं, ये जो सवाल उठाया है, सुनिए शहजाद साहब ने एक करके ऐसे नहीं बात होती, ऐसे बात नहीं होती। उसकी दुनिया, शहजाद साहब ने जो सवाल उठाया, आदिल साहब सुन लीजिए, शहजाद साहब ने जो सवाल उठाया है कि घर के मुखिया को, अब घर के मुखिया मैं अपनी वजीर आजम की तरफ से रहा था, लेकिन सभी पार्टियों के जो हेड हैं, सभी पार्टियों के जो चीफ है या जो बड़े लोग हैं, उनको कम से कम बड़े एक्शन लेने की जरूरत है, इस तरह का दिखाने की जरूरत है जो इस तरह के हालात न बने और इस तरह की बातें करने वाले लोगों को पीछे हटना पड़े। आप कुछ कहना चाह रहे हैं विवेक जी? आ रहा हूँ सर आपकी बात, मैं शहजाद साहब से आ रहा हूँ, मोहम्मद फारूक साहब आपके पास आऊंगा। जिसमें बात नहीं होगी, देखिए हम खुद यहाँ डिबेट में अगर इस तरह का प्रदर्शन करेंगे तो हम क्या समझेंगे? देखिए सऊद भाई, इस डिबेट में मेरी ये गुजारिश है कि हम लोग आज अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के स्तर से ऊपर उठ करके सोचें। देखिए पहली चीज सऊद भाई अपनी बात पूरी कर लो, प्रवक्ता ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि इन्होंने कहा कि भाई किसी भी पार्टी में कोई भी गलत बयानबाजी प्रवक्ता करता है, नेता करता है, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आप अपने प्रवक्ता और नेता को सबसे पहले स्ट्रिक्टली पनिश करिए।
चाहिए। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, बिकॉज रूलिंग पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, हम विपक्षी पार्टी है, हम हमारा सबकी काम प्रश्न रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछना है बराबर है। और संयम और धैर्य के साथ प्रश्नों का उत्तर देना रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है। तो लेट नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर एक एग्जाम्पल को सेट करें और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ भी गलत होता है तो दिखाएं और मीडिया पे आकर के बोलें, देखिए आई एम द प्राइम मिनिस्टर और मेरी पार्टी में अगर कुछ गलत हुआ तो मैं एक रोल मॉडल सेट करूंगा। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद मारूफ साहब आप ये मुझे जरूर बताइए, आप कांग्रेस पार्टी के एक अहम ओहदे पर हैं। मारूफ साहब, आप ये बताइए, जो बातें बीके हरिप्रसाद साहब ने करी हैं वो सुनने में बहुत खराब लग रही हैं। क्या राहुल गांधी को कम से कम उनको डांट नहीं लगानी चाहिए या पब्लिकली कहीं ना कहीं इसको कंडेम नहीं करना चाहिए? ये तो होना ही चाहिए। देखिए, इस चीज को मैं यहाँ पे किसने पीछे क्या किया वो छोड़ दीजिए। आपकी उम्मीद है ये बात कहे, हमारे राहुल गांधी जी कभी भी इसमें पीछे नहीं हटेंगे और इसकी मिसालें वो पहले भी पेश कर चुके हैं। और अभी भी जब ये चीज हमारी जो डिसिप्लिन कमेटी है, जो हमारे राहुल गांधी जी के अंडर में जो जेर निगरान रहती है, ये चीज आप यकीन रखिए कि जैसे ही उनको ये होगा कि नहीं यहाँ पे गलती हुई है तो कभी भी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी कभी पीछे हटने वाले नहीं। ये कांग्रेस है, ये बीजेपी नहीं है कि आप जितना बोलते जाओ उल्टे सीधे आपकी प्रमोशन होती जाएगी। मतलब बीजेपी का ये कल्चर है। मैं इल्जाम लगाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको एक सॉल्यूशन भी अभी कहने जाऊंगा कि ये चीज जो 5-7 साल से खराब हुआ है, ये साख पूरे हिंदुस्तान की खराब हो रही, पूरी दुनिया में हमारी साख खराब हो रही है। हम ऐसे हो गए हैं कि अगर हम गांव में गलियों में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी साहब की बात प्रिया साहबा मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। प्रिया साहबा मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। मैं इल्जाम से हम लोग निकल के बाहर एक सॉल्यूशन की तरफ जाएं। एक वक्त वो था कि जब प्रिया साहबा एक वक्त वो था कि हम अपने यूपीएससी बीपीएससी की कंपटीशन की तैयारी यही टीवी डिबेट को देख के करते थे। हम अपनी सारी जनरल स्टडीज की तैयारी यही टीवी डिबेट देख के करते थे। आज वो कहां खो गया है? वो किसान अपने कल की उम्मीद देखता था इस टीवी डिबेट से, वो नौजवान अपना कल का मुस्तकबिल खोजता था इसी टीवी डिबेट से। लेकिन आज हम कहां जा रहे हैं 5-7 साल में? मैं कहता हूं पार्टी कोई भी हो, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ है तो यकीनन उनको एक्शन लेना चाहिए और मजम्मत भी करना चाहिए। और ये तारीख हमारे पार्टी में रहा है। दूसरी बात, मैं कम वक्त लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट से, जैसे अभी शहजाद साहब बार-बार कह रहे थे, वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि पार्लियामेंट जो बड़े लोग, ऊंचे लोग हैं, गलती वहां से शुरू होती है तो वो छोटे फिर उसको गुनाह नहीं समझते, वो इबादत समझने लगते हैं कि मेरे बड़े ने ऐसा किया तो मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं। ऐसे हालात में पार्लियामेंट में भी एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए कि जो कि पार्टियों से ऊपर उठ के ऐसा एक्शन ले और उस एक्शन के लिए उसको फॉरवर्ड करे, रिकमेंड करे। ठीक है, आपके ठीक है सर, ये आप आदर्श परिस्थितियों की बात कर रहे क्या हैं, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता दिखता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ऐसा करना ही लेकिन इलेक्शन है, इलेक्शन में और भी पता नहीं हमें आगे क्या क्या सुनने को नया मिले। और सब कहते हैं कि ये खराब है, इसके अल्फाज खराब हैं, हम साफ है, और वो पुरानी जो बातें वो दोहराने की कोशिश करने की होती है बात। लेकिन सवाल हम यही कर रहे हैं कि क्या ये सब जायज है, ये कब बंद होगा, किस हद तक और जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो बातें सामने आई कि जिस तरह से कांग्रेस के एक लीडर ने अमित शाह के खिलाफ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, कांग्रेस के सिंघवी का इल्जाम लगाया कि मोदी ने भी तो कभी राहुल गांधी को बछड़ा कहा था। तो इस तरह से एक दूसरे को पुरानी बातें याद दिलाकर इस तरह के मामलों को खत्म करने के लिए बीजेपी क्या कहती है, ये मुगलों की संस्कृति है, भारतीय नहीं। तो बड़ा सवाल ये भी, इसका क्या मतलब, ये किस तरफ इशारा है, ये आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? चलिए मैं प्रिया जी की तरफ जाता हूं। ये मुगलों की संस्कृति है, हमारी नहीं। एक बहुत बड़ा मुगल दौर रहा है हिंदुस्तान में, अकबर जैसे महान शासक भी उसी मुगलिया दौर में हुए हैं जिन्हें अकबर महान के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग मानते हो या ना मानते हो, लेकिन इस तरह के तर्क देना, बात कहां हो रही है। लेकिन आप लोग जब उसकी, ये भी तो अजीब टाइप के शब्द हैं कि जब आप लोग उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, तो क्या कहते हैं, ये मुगलों की संस्कृति है, भारतीय नहीं। इसको कैसे देखें? जब कोई भी संस्कृति विध्वंसक हो जाती है, समाज के लिए हानिकारक हो जाती है, तो इस्लाम की तो बात ही नहीं हो रही सर, इस्लाम की बात नहीं हो रही, इस्लाम की बात नहीं हो रही है प्रिया जी, सुन लीजिए सर, और इस्लाम की बात नहीं हो रही है। मुगल एक कल्चर है, मुगल एक कल्चर रहा जो लंबे वक्त तक हिंदुस्तान में। ठीक है सर, अब मुगलों को पूछते हैं, अब मुगलों को पूछते नहीं, हमारे देश का कल्चर है। सुन लीजिए सर, मेरा आंसर देने दीजिए प्रिया जी, मेरा टाइम जवाब देने दीजिए सर।
लेने जवाब दीजिए। प्रिया जी आप बोलिए, आप बोलिए। जुबानी जंग की बात हो रही है, जुबानी जंग की बात हो रही है, और जुबानी जंग, जुबानी वायरल तब तक किसी को प्रभावित नहीं करता जब तक वो नुकसानदेह ना हो। मैं कुछ भी बोल लूं आज यहाँ पे, लेकिन जब तक वो किसी को हर्ट नहीं करेगा तब तक उसके कोई मायने नहीं है। अगर हर्ट हो रहा है तो हर्ट होने वाली मैं चीजें बताती हूँ आपको। आपने बात कर दी प्रधानमंत्री जी की, राहुल गांधी जी की, अब दो बयान आपको बताती हूँ। याद आता है मुझे वो दौर जब प्रधानमंत्री चुनाव से पहले प्रधानमंत्री एसआरसीसी कॉलेज में खड़े होकर भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 56 इंच के सीने के साथ ये कहा था कि मेरे देश में मेरे मतभेद हो सकते हैं मेरे प्रधानमंत्री मनमोहन जी के साथ, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई जो उन्होंने कह दिया कि औरत की तरह बिहेव करते हैं। अब 2008 का वो बयान बताती हूँ जो राहुल गांधी ने यूएस एम्बेसडर के साथ बैठ के दिया, जिसकी बहुत चर्चा भी हुई उस समय पे। उन्होंने कहा एलईटी से डर नहीं लगता है मुझे तो हिंदुओं से डर लगता है। उस वक्त चल गया हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव, ये सेट करने वाले कौन थे? इन बयानों की आखिरी मरहले में है ना कि ये ऐसी चीजों की आपने बात कर दी, आपने बात कर दी, एक प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और रेणुका गांधी को अचानक से हंसी छूट जाती है, तो आपको लगा कि सुपर्णखा के साथ उनकी तुलना कर दी। जब कांग्रेस के नेता टंचमाल कहते हैं, ठुमके वाली सांसद कहते हैं, तब तो आपको गुस्सा नहीं आता है। मतलब वही बात हो रही है, देखिए वही बात हो रही है। अनुराग जी आदिल भाई आपके पास आऊंगा। अनुराग जी, प्रिया जी ठीक है, अनुराग जी देखिए वही बात हो रही है जो आपने पहली लाइन में कह दी थी, और ये बहस जब तक चलेगी, यही इस देश की राजनीति का सच है इस दौर में कि इस हमाम में सब एक जैसे हैं। आप अपनी कमी नहीं देखकर पिछली बातों को ज्यादा याद करते हैं। अनुराग जी, सामूहिक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क को कैसे अल्फाजों से, अल्फाजी जंग से मुल्क को कैसे, सीनियर आदमी है, सुन लीजिए, पत्रकार है, ये बीमारी खत्म हो, सुन लीजिए, सहाफी हैं, सुन लीजिए। हाँ। आज डिबेट में, आप किसी भी डिबेट, आप सारे दिन बैठे रहिए, जितने भी प्रवक्ताओं पे आप कोई उनकी आलोचना, उनकी पार्टी है उनके, वो अपनी सफाई नहीं देंगे, वो दूसरे पे आरोप लगा देंगे। इल्जाम वो दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। ये क्यों है? आप अपनी सफाई क्यों नहीं कि आपने ये गलत किया या आपने ये सही किया? अपनी सफाई नहीं, दूसरे के को गलत बता के अपनी गलती का डिफेंस ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या बाकायदा प्रशिक्षण हो रहे हैं क्या आजकल? क्लासेस हो रही हैं? जी, इनके लिए नहीं, फिर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएं, एक को नहीं कहिए। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है। ये अच्छा एक चीज और है, एक चीज और जो सबसे बड़ी देखने वाली है। एक जमाना था जब आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले एक जब आदमी राजनीति में आता था तो अपनी एक विचारधारा के साथ आता था और अपने एक आइडियोलॉजी के साथ आता था और उस हिसाब से वो पार्टी का चयन करता था। आज नेता जो है, जो राजनीति में आया है, वो अपने भविष्य को देख के पार्टी का चयन करता है कि मैं इस क्षेत्र में हूं, इस क्षेत्र में इस पार्टी का भविष्य है, तो मुझे अपनी विचारधारा इसकी विचारधारा में मिला लेनी है, तो हम उस विचारधारा के बन के अपनी राजनीति करते हैं। जब राजनीति सेवा से बढ़ के जब प्रोफेशन बन जाएगा तो यही होगा। किसी को कोई विचारधारा नहीं है, चाहे हमारे विचारधारा का अभाव है, उसकी कमी। आदिल भाई आप ये बताइए, ठीक है, आप पुरानी बातें मत गिनवाना, ये बताइए आवाम पर इन तमाम बातों का क्या असर होता है? क्या आवाम इन तमाम चीजों को सुनकर खुश होती है और उस पार्टी के उस लीडर के लिए और ज्यादा उसके जज्बात बढ़ जाते हैं? क्या होता क्या, ये तो बताइए। आप तो आवाम के बीच रहते हैं, आप लोग आवाम के बीच रहते हैं। ये जब से बीजेपी सरकार में ये प्रधानमंत्री ट्विटर फॉलो करते हैं, जो रेप का थ्रेट देता है उसको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर करती हैं, पीयूष गोयल जी करते हैं। और जहां तक पत्रकार महोदय कहा कि अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग एमआईएम वहां तेलंगाना की पार्टी है, लेकिन हम बिहार से हैं। हमने सीमांचल को, क्योंकि सीमांचल की लड़ाई के लिए स्पेशल स्टेटस बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में रखा, इसलिए हम उससे जुड़े हैं। सिर्फ हम जीतने के लिए नहीं, हम सीमांचल के साथ जो रीजनल इंबैलेंसमेंट हुआ, हम उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, बलरामपुर, इसलिए हम आए थे। और सबसे पहले प्रधानमंत्री शुरुआत करे, प्रधानमंत्री जिसको ट्वीट को फॉलो करे। किस मुंह से भाजपा को यह बोलने का हक ही नहीं है कि प्रधानमंत्री सबसे पहले देश के सामने आए, उस ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करे, प्रधानमंत्री बोले कि नहीं हो। प्रधानमंत्री मनोबल बढ़ाते हैं। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आवाम पर क्या असर होता है? आवाम पे देश का प्रधानमंत्री से देश की छवि धूमिल हो रही है। मैं फिर सॉल्यूशन की तरफ आना चाह रहा हूं। देश की छवि, आपने सीधे वजीर आजम को जिम्मेदार बता दिया।
ठीक है विवेक जी मेरा भाई सवाल प्रिया जी को बतला दीजिए 96 करोड़ रुपया आता है। मुगल जो बनाए, लाल किला हो, ताजमहल हो, सीकरी फोर्ट हो, हुमायूं टॉम है, साल में आर्कोलॉजिकल सर्वे को 96 करोड़ रुपया आता है। प्रधानमंत्री रात में जाकर झंडा फहराते हैं, जान देते हैं उसी में तिरंगा बनाने के लिए। ठीक है विवेक जी आप बताइए इस तरह की बातों को आवाम के बीच में किस तरह से उसका असर होता है। सर आ रहा हूँ मारूफ भाई, आ रहा हूँ आपके पास। सुनिए, किसी को ये लड़ाई MIM वर्सेस बीजेपी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये देश की बात हो रही है, देश की बात की तरह करिए। चुप रहिए, जरा बोलने दीजिए मुझे। अब सबसे पहली चीज है, मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मैं मुगलों को अपने देश की विरासत मानता हूं। ये गंगा जमुनी तहजीब है। इस देश में हिंदू और मुसलमान और अन्य माइनॉरिटीज हम सब रहते आए हैं, सबके 30 त्योहार हैं। राजपूत राजा भी गलत थे, कुछ मुगलों के राजा भी गलत हो सकते हैं, कुछ राजपूत राजा अच्छे हो सकते हैं, कुछ मुगलों के बादशाह भी अच्छे हो सकते हैं। इसलिए सबको हिंदुस्तानी विरासत आपको मानना पड़ेगा और इस माइंडसेट से हमको निकलना पड़ेगा कि इस्लाम या मुगल्स या माइनॉरिटीज के जो किंग्स थे या वो गवर्नमेंट्स थी वो हमारी विरासत नहीं है। लाल किला मेरी विरासत है, मैं एक अपर कास्ट हिंदू हूं। आगरा मेरी विरासत है, जामा मस्जिद मेरी विरासत है, मेरे देश की मस्जिद है, मेरी विरासत है। तो ये जो माइंडसेट है, ये रिलीजन वर्सेस रिलीजन और कास्ट वर्सेस कास्ट, अगर पार्टीज इसको नहीं छोड़ेंगी, ये झगड़ा, ये गालियां और ये चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर आप सेक्युलरिज्म को और BR अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करेंगे पार्टियां, तो ऑटोमेटिकली हेट्रेड पड़ेगा। डॉक्टर मोहम्मद मारूफ हुसैन साहब, ये आप बताइए, जो बात बीके हरिप्रसाद ने कही, अवाम के बीच में किस तरह का मैसेज जाता है? क्या इस तरह की बातें सुनकर लोग खुश होते हैं? वो कांग्रेस के और कांग्रेस के लीडरान के तई और ज्यादा अपने मोहब्बत का इजहार करेंगे, वोट में इसको तब्दील करेंगे? जिस तरह की बातें इस तरह से जब होती हैं तो ऐसा लगता है कि आपको? आप यकीन जानिए कि कोई भी पार्टी, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी का भी जिम्मेदार ओहदेदार अगर इस तरह की बातें टीवी पे अगर या कहीं पे भी रखता है, तो आम आवाम जो है, जो 99% आवाम है, सख्त मुखालफत और गुस्से का भी इजहार करता है। इस बात का एहसास है ना आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज का राहुल जी को भी एहसास है। दूसरा, अगर सॉल्यूशन की तरफ जिसके लिए हम लोग आज बैठे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग सिर्फ इल्जाम के दायरे से कि हमें तो कहा कि बिहार के पूरे DNA खराब है, ये अगर इल्जाम पे रहेंगे तो हम जो देखने वाले हजारों लाखों लोग देख रहे हैं उनमें अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आऊंगा आपके पास। शहजाद आलम साहब 30 मिनट में फाइनल कमेंट अपना रखिए इस पूरी चर्चा के बाद, क्योंकि आज हल्ला हो बहुत हुआ और होना भी चाहिए, गर्मा गर्म बात होती चाहिए। जब एक दूसरे पर इल्जाम तराशी होती है तो इसी तरह की बातें होती है। 30 सेकंड में अपना मौकिफ रखिए फाइनल। आ रहा हूं आपके पास भी। देखिए, मुझे एक बयान याद आता है, मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक नेता है, उनका एक बयान आया था कि भले ही देश की महिलाएं बांझ रह जाएं, लेकिन वो ऐसे बच्चों को जन्म न दें जिनको संस्कृति ना आए देश की। ठीक है, उनका बयान अपने आप में क्या था? मुझे लगता है कि उन्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें खुद नहीं संस्कृति आती कि वो देश की महिलाओं के लिए क्या बोल रहे हैं। जो पूरे मुद्दे का जो सॉल्यूशन है वो नेताओं के पास नहीं है, क्योंकि इनके जो बड़े नेता हैं वो खुद इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो देश की जनता के पास है। जी सलाम की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, और जो भी लोग जी सलाम की डिबेट देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के नेताओं को सबक जरूर सीखें। जरूर, बहुत अहम बात। प्रिया जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट। राहुल गांधी जी का जहाज खराब हुआ था एक बार, प्रधानमंत्री ने तुरंत उनसे फोन करके जानकारी ली कि क्या तकनीकी खराबी हो गई थी, आप ठीक है या नहीं है। प्रधानमंत्री के खिलाफ एक पूरी साजिश का पर्दाफाश होता है, उनके असैसिनेशन का, तो राहुल गांधी कहते हैं प्रोपेगेंडा है, चुनावी प्रोपेगेंडा है। तो इस संस्कृति से पहले कांग्रेस पार्टी खुद को बाहर निकाले। इस प्रधानमंत्री को 2 अवार्ड मिले इस देश में, इंटरनेशनल अवार्ड मिले। बिल गेट्स कहते हैं कि आयुष्मान भारत बहुत बड़ी एक वो बन के उभरी है, उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा, उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा, लेकिन चर्चा क्या करेंगे कि ये हुआ वो हुआ। तो सारे के सारे आरोप बीजेपी। ठीक है प्रिया जी, ठीक है। डॉक्टर मारूफ हसन साहब 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, मैं फिर इल्जाम के दायरे से दामन को बाहर निकालते हुए मुल्क के लिए और मुल्क के लोगों के लिए जो इतना लोग उम्मीद रखते हैं, अब हम यही कहेंगे कि अवाम जितना है, अगर ये सियासी जमात या पार्टियां अगर इस चीज को नहीं समझ पाएगी, तो याद रखिए कि अवाम इसका फैसला खुद इनको सजा देने के लिए तैयार रहेगी। और ये मैं और तुम से बाहर निकल के, और इसकी एक अब पार्लियामेंट में भी डिसिप्लिन कमेटी होनी चाहिए, जैसे कि वुमेन्स कमीशन है या NHRC है। इस तरह के सियासी लोगों के लिए भी इनके जुबान पे पाबंदी लगे और कल एक खूबसूरत हिंदुस्तान हो, ऐसी बुनियाद रखी। एडवोकेट आदिल हसन साहब
सबसे पहले राजीव जी भी ने गलती की है 84 वाले दंगा पे। भाजपा भी गलती करती है, प्रधानमंत्री उस ट्विटर को नहीं फॉलो करे। भाजपा सरकार में कर्नाटका में रहती है तो टीपू जयंती मनाती है, जब सरकार से चली जाती है तो विरोध करती है। निर्मला सीतारमण जी इनका ट्विटर नहीं फॉलो करे। भाजपा जो अमित मालविया को बैठाई हुई है, पूरा स्पॉन्सर टीम है, उसको करे। और हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनली बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। पूरा लिस्ट ऑफ अकाउंट है जो प्रधानमंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, विजय गोयल सब फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री शुरुआत करे और इंसानियत की बात करे। और 2019 तो विदाई का साल ही है, तो प्रधानमंत्री भी जाएंगे, इनको सबक भी सिखा दिया जाए। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव। मैं आज बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। सभी दल गलत बोलते हैं, गलत बोलते आए हैं। अपने अपने नेताओं को, प्रवक्ताओं को कंट्रोल करिए, अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए और एक दूसरे के धर्म के प्रति, एक दूसरे की जाति के प्रति टॉलरेंट बनिए। मैंने बार बार कहा कि मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मुगलों को अपने देश की विरासत मानता हूं। मैं एक अपर कास्ट हिंदू हूं, लेकिन जो लोअर कास्ट हैं वो भी हमारे भाई हैं। इसलिए सेक्युलरिज्म को मानिए, सेक्युलरिज्म को मानिए और आपकी सोसाइटी प्रोग्रेसिव बनाइए। बहुत अहम बात। फाइनल कमेंट अनुराग वर्मा जी, 30 सेकंड। देखिए, अभी आप यहाँ पे ही बैठ के सारी पार्टियां, सारे दल एक मत में नहीं बोल पा रहे हैं। उसका आप देखिए ना, देखिए जो लीडर होता है हमारा, वो हमारा जो हम हैं, जो हम आप हैं, उनका एक प्रतिबिंब होता है, उनका रिप्रेजेंटेशन है। कहीं ना कहीं जनता में जो वोटर है, उसमें एक विचारधारा में, एक विचार में एक इंटॉलरेंस आई है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें ऊपर से दिख रहा है। अगर हम ये सोचे, अगर हम स्ट्रिक्टली जिस नेता ने उसको सबक सिखाने का कि भाई उसने गलत स्टेटमेंट दिया, हम उसको नहीं वोट देंगे, अगर ऐसा आ जाए तो ऊपर से खुद ही बंद हो जाएगा। आवाम को कहीं ना कहीं बेदार होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई, वरना एक दूसरे पर इल्जाम तराशी तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से हो रही है, और सब एक दूसरे की पुरानी बातें निकाल करके सामने लाते हैं। और 2019 के इंतखाबात से पहले तक ये तमाम चीजें और हो सकता है चले, लेकिन आवाम को कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत अच्छी बातें हुई, कुछ गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन वो जरूरी भी थी। लेकिन अच्छा मैसेज जरूर जाना चाहिए। और ये भी है, एक बार फिर कहेंगे कि खासतौर से वो लोकसभा सेक्रेटरीट में जो किताब रहती है उसको जरूर पढ़ें, वहां पर पहुंचने वाले लोग, और अगर किसी के पास हो तो वो जरूर पढ़ें। खासतौर से अनपार्लियामेंट जो बातें हैं उसको कम से कम किया जाए तो ज्यादा बेहतर आवाम के बीच मैसेज जाएगा। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर है। आप रहिए जी सलाम के साथ।